हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिलाल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर, डीफाई और इन पर्टिकुलर हम देखेंगे कि ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं, लिक्विडिटी जो है उसका क्या मतलब है और लिक्विडिटी का क्या इम्पैक्ट है टोकन की प्राइस के ऊपर। और अगर इन चीज़ों को आपको समझ होगी तो फिर बेसिकली जो है आप मतलब स्कैम से बच सकते हैं, आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं डीफाई के ऊपर स्वैप्स करते हुए और बेसिकली आपको जो है इन द लॉन्ग रन फ़ायदा देगा। तो इसमें बेसिकली डीफाई जो है उसका मतलब क्या है, डीफाई का बेसिकली एम ये है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है बीच में से इंटरमीडियरीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मतलब मैं कुछ बाय करना चाहता हूँ और कोई और बंदा जो है वो उसको सेल कर रहा है या जो भी, तो उसमें बीच में जो है कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व ना हो और वो डायरेक्ट वन टू वन जो है सॉर्ट ऑफ आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसमें बेसिकली अगर हम आगे देखें, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की, यहाँ पे मैंने बाइनेंस खोला हुआ है और ईथ यूएसडीटी पेयर है मेरे पास। तो उसमें हम देखते हैं कि जब आप अगर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें होता है इस तरह है कि आप कहते हैं कि फ़र्ज़ करें मैंने $300 का जो है वो ईथ खरीदना है और मैं कहता हूँ कि जी 3950 डॉलर या यूएसडीटी जो है उस प्राइस के ऊपर मैं खरीदना चाहता हूँ। आप अपना ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आप कहेंगे $300 जो हैं वो आपके या 300 यूएसडीटी जो हैं वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। बाइनेंस जो है वो उस अमाउंट को लॉक कर लेगी और उसके बाद जो है सिमिलरली जो जो लोग सेल कर रहे हैं, वो अपनी आस्किंग प्राइस बता रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह आप देख सकते हैं ये ऑर्डर बुक है। ये सारी जो है आस्किंग प्राइस है डिफरेंट सेलर्स की और ये वो अमाउंट है जो वो बेच रहे हैं। अम अब इस केस के अंदर जो है बाइनेंस जो है वो एज़ एन इंटरमीडिएरी एक्ट करेगा, वो इधर से इनके ईथ भी लॉक कर लेगा, इधर से मेरे यूएसडीटी लॉक कर लेगा और उसके बाद वो मैच करेगा कि जो सेलर है उसकी प्राइस और जो मेरी प्राइस है वो दोनों मैच हो जाएँ। ठीक है? जहाँ पे वो मैच होगा वो हमारा ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर देगा, उसके ईथ जो हैं वो सेल हो जाएँगे, मेरे जो क्या कहते हैं, मैं ईथ बाय कर लूँगा और उसको यूएसडीटी मिल जाएँगे, मुझे ईथ मिल जाएँगे। तो इस केस में बेसिकली जो मार्केट मेकर है वो बाइनेंस है। लेकिन अब हम कहते हैं कि हम ऑटोमेटेड मार्केट मेकर के ऊपर जाना चाह रहे हैं, ठीक है? उस केस के अंदर बीच में कोई इंटरमीडिएरी थर्ड पार्टी नहीं है, तो उस केस में किस तरह जो है वो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होगा? तो उस केस में जो है आपके पास बेसिकली परमिशनलेस जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं और उसके अंदर जो आपकी जितनी भी डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस हैं वो बेसिकली लिक्विडिटी पूल्स जो हैं उनको यूज़ करते हुए मार्केट मेकर जो है उसका सॉर्ट ऑफ जो रोल है वो अपना लेती हैं। अब वो किस तरह होता है हम आगे चल के देखते हैं यहाँ पर। ये मेरे पास यहाँ पर एक ऑटोमेटेड मार्केट मेकर सिमुलेटर है। मैंने बेसिकली अपना पाइथन स्क्रिप्ट भी लिखा था ये डेमोंस्ट्रेट करने के लिए, लेकिन फिर मुझे ये सिमुलेटर मिल गया ऑनलाइन, इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा अच्छा रहेगा समझाने के लिए। तो इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर जो है नए टोकन क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं बेस, बेस हमारा वो टोकन है जो कि जो भी आप स्वैप यूज़ कर रहे हैं उसका वो मेन टोकन है जिसके साथ सारे लिक्विडिटी पूल्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको दाएँ इसलिए नहीं ले रहा या कोई भी स्टेबल कॉइन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसकी प्राइस चेंज होगी और मतलब कॉइन की प्राइस जो है वो आइडियली चेंज नहीं होती, तो वो थोड़ा-सा अजीब हो जाएगा समझने में। लेकिन अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जी 200,000 जो हैं, हम इनको मिंट कर लेते हैं और हम इनको जो है एलिस को भेज देते हैं। यहाँ पे देखें एलिस के पास अब 200,000 जो हैं वो बेस टोकन आ गए हैं। सिमिलरली जो है हम एक और टोकन क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं जेम और इसकी प्राइस भी हम स्टार्टिंग प्राइस $1 रख देते हैं। क्योंकि दोनों हम 1 डॉलर से स्टार्ट करेंगे तो वो आसानी हो जाएगी समझने में कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर हम कहते हैं हम इसको भी 200,000 जो है वो मिंट कर लेते हैं और इनको भी जो है हम एलिस को भेज देते हैं। तो उसके बाद ये देखें एलिस के पास जेम भी आ गए हैं, एलिस के पास बेस भी आ गए हैं। हम अगर यहाँ से एलिस को सेलेक्ट करें तो बेसिकली जो लिक्विडिटी पूल है वो इस तरह होता है कि जो भी अगर किसी ने कॉइन जो है वो क्रिएट किया है तो सबसे पहले जो है वो उसका लिक्विडिटी पूल या लिक्विडिटी जो है वो खुद प्रोवाइड करेंगे। उस केस में इस तरह होगा कि अगर आप देखें अगर बेस के साथ बेस टोकन है तो आपका जहाँ पर आप लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बेस जो है, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि जी आप 100,000 बेस जो है वो आप खुद से खरीद कर उसके अंदर डालेंगे। और उसके बाद जो है आप अपने जो कॉइन है वो प्रोवाइड करेंगे और आप ये लिक्विडिटी पूल स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद वो सस्टेन इस तरह होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो भी आपका टोकन खरीदेंगे
और वो ये जो बेस टोकन है वो भी उस डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज से खरीद सकते हैं या कहीं और से खरीद सकते हैं और उसके बाद वो भी एलपी टोकन्स क्रिएट करके इस लिक्विडिटी पूल में ऐड कर सकते हैं। उनको क्या फ़ायदा है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का? उनको फ़ायदा ये है कि नॉर्मली जो पूल होता है लिक्विडिटी पूल उसमें जब भी कोई स्वैप होता है तो उसके साथ एक फ़ीस एसोसिएटेड होती है। और वो जो फ़ी है वो बेसिकली जितने भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, फिर उनके साथ जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू द पूल। ठीक है? अगर किसी ने जो है वो किसी का 10% शेयर है उस पूल के अंदर तो उसको उसी 10% शेयर के हिसाब से जितनी भी फ़ीस जमा हुई होगी वो उसको मिल जाएगी। शुरू में हम अपनी एग्ज़ाम्पल के लिए ये कंसिडर कर लेते हैं कि हम जो है वो 0% से स्टार्ट करते हैं, जस्ट टू सी कि प्राइस इम्पैक्ट क्या होता है टोकन्स के ऊपर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये बेस जेम पूल जो है वो क्रिएट हो गया। पूल जब भी क्रिएट होगा उसमें जो है वो रेशो जो है दोनों टोकन्स की वो 50-50 होगी। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 100,000 जो है वो बेस टोकन्स हैं, 100,000 जो है वो हमारे पास जेम टोकन्स हैं। और उसके बाद बेसिकली जो ऑटोमेटेड मार्केट मेकर ने उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। उसका बेसिकली मतलब ये है कि जब जो आपकी इनिशियल लिक्विडिटी थी, जिस तरह इस केस में हमारी 100,000 है, तो 100,000 इंटू 100,000 इक्वल्स टू के। अब ये के जो है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ये 10 बिलियन है और ये 10 बिलियन जो है ये सेम रहेगा। अब आप आपके टोकन्स की प्राइस चेंज हो रही है, आपके टोकन्स का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन वो वॉल्यूम जो है वो उसी हिसाब से चेंज होगा कि जो उनका प्रोडक्ट है आपस में वो ये ही रहे, 10 बिलियन ही रहे। हम देखते हैं कि ये किस तरह होगा। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम कहते हैं कि जी स्वैप बेस, लेट्स से हम कहते हैं 1000 बेस और यहाँ पर हम लेना चाहते हैं जेम। ठीक है? अब यहाँ पर बेसिकली हम 1000 बेस जो है वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब ये इस एग्ज़ाम्पल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जी नया टोकन लॉन्च हुआ है और लोग आके जो है उसको खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका थोड़ा-सा प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अब जो ये पूल है, अगर मैं यहाँ पे स्वैप एग्ज़ीक्यूट कर दूँ, तो ये जो पूल है उसके अंदर अब बेस जो है उसकी अमाउंट जो है वो 101,000 हो गई है और जो जेम हैं उनकी प्राइस जो है वो 99,000 होगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा ये कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा, तो उस केस में जो है अ, अगर आप प्राइस को चेंज करेंगे तो आप बेसिकली जो है वो सेम एवरेज रखेंगे, सेम वैल्यू रखेंगे इस कांस्टेंट की। तो इस केस में अब बेस की प्राइस जो है वो कि क्या कहते हैं जेम की प्राइस जो है वो थोड़ी-सी अब बढ़ गई है। अब वो जो है 1.02 बेस के बराबर है। अब उसमें हम कहते हैं जी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं। किसी ने 10,000 का ख़रीद लिया। अब देखिए पिछली दफ़ा जो है हमें 990 मिले थे और मतलब 1000 चेंज करके। अब हम 10,000 चेंज कर रहे हैं तो हमें जो है वो 8900 जेम मिल रहे हैं। जेम की प्राइस जो है वो और बढ़ती जा रही है। इस ट्रेड के एग्ज़ीक्यूट होने के बाद, ये स्वैप के एग्ज़ीक्यूट होने के बाद जो है वो बेस की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी और जो जेम है उसकी प्राइस बढ़ के 1.12 हो जाएगी। इसी तरह हम इस तरह का ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते रहें, लोग आगे खरीदते जा रहे हैं 10,000 करते-करते, तो आप देखें कि आपको सेम अमाउंट ऑफ बेस देकर 10,000 बेस देकर आपको कम से कम जो है वो जेम मिलते जा रहे हैं। क्योंकि जो आपका पूल है उसके अंदर बेस जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो जेम है उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। और आप ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितने कितने जेम आपको मिलेंगे 10,000 बेस देके, तो वो बेसिकली ये जो कांस्टेंट है 10,000 उसके साथ आप इस वॉल्यूम को डिवाइड करें तो वो आपको नंबर दे देगा कि कितने जेम जो हैं वो आपके पूल के अंदर रहने चाहिए इस ट्रेड के एग्जीक्यूट होने के बाद। तो वो जो करंट वॉल्यूम है अभी 76,000, आप उसमें से वो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो उतने जो जेम है वो आप दे देंगे इन रिटर्न स्वैप के बाद। तो जैसे-जैसे हम अगर इसमें और करते जाएँ, तो आप देखें कि जेम की प्राइस जो है वो 2.1 बेस हो गई है। तो जेम जो है वो 2x कर गया है इस पॉइंट पे। ठीक है? इसी तरह अगर हम ये स्वैप करते रहें, लोग आ रहे हैं और जी काफ़ी इसकी जो है वो मार्केटिंग अच्छी हुई हुई है और लोग कह रहे हो ये नेक्स्ट टोकन है जो हमने उठाना है। लोग धड़ाधड़ जो है वो पैसे डालते जा रहे हैं। तो जेम जो है वो 3x कर गया है और इसी तरह लोग और पैसे डालते जा रहे हैं तो जेम जो है वो और ऊपर आ गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जी बेसिकली अब होगा क्या, अब यहाँ पर जो आपका पूल है उसके अंदर बेस जो है वो 191,000 हो गया है और जेम जो है वो सिर्फ 52,000 रह गए। तो
इस केस में वो मज़ीद स्वैप इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास जो है वो बेस ख़त्म हो गए। तो अब यहाँ पर बेसिकली जो सबसे पहला जो इश्यू आ जाता है, क्या कहते हैं, अ, डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस के ऊपर स्वैप करने का या ट्रेड करने का, उसमें ये आ जाता है कि अगर जो टोकन का क्रिएटर था, उसने अगर लिक्विडिटी को लॉक नहीं किया हुआ, लॉक करने का मतलब ये है कि आप कह देते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक जो है, इस लिक्विडिटी को जो है वो कोई रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि ये जो लिक्विडिटी है ये लॉक्ड रहेगी, मतलब ये जो बेस हैं ये उसी पूल के अंदर लॉक्ड रहेंगे। लेकिन अगर वो लिक्विडिटी जो है वो लॉक्ड नहीं है, फ़र्ज़ करें उसको जो क्रिएटर है लिक्विडिटी पूल का, या जो उस टोकन का क्रिएटर था, अगर वो इस लिक्विडिटी को रिमूव कर सकता है, तो इस पॉइंट पे वो क्या करेगा कि उसने तो डाले थे 100,000 बेस, ठीक है? अभी उसके जो हैं वो 191,000 बेस बन गए हैं। तो उसने 91,000 जो है बेस, वो बेसिकली इस वक़्त उसने कमा लिया सॉर्ट ऑफ, क्योंकि जेम टोकन तो उसने खुद क्रिएट किया था। उसकी कोई इनिशियल वैल्यू तो नहीं थी। तो उसकी वैल्यू तो अभी ये सारे स्वैप जो हुए हैं, जो लोगों ने आके ख़रीदा है, अपना पैसा डाला है, उसकी वजह से जो है उसकी वो वैल्यू बनी है। तो इस केस में जो है वो क्या करेगा कि वो अगर यहाँ से ये लिक्विडिटी ख़त्म कर देता है, वो ये लिक्विडिटी पूल ही रिमूव कर देता है। तो वो ये सारे 191,000 91,000 एक्स्ट्रा जो उसने कमाए हैं वो अपनी जेब में डाल लेगा, और वो जो है टाटा बाय बाय गायब हो जाएगा। ये जो स्कैम है, कह लें इसको, मतलब रग पुल कहते हैं डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस के अंदर। तो ये रग पुल जो है, इससे बचने का तरीका, मतलब एक तो ये है कि आप देखें लिक्विडिटी है कितनी, दूसरा आप ये देखें कि लिक्विडिटी लॉक्ड है कि नहीं है, और अगर लॉक्ड है तो वो कितने पीरियड के लिए है। मतलब नॉर्मली अगर वो कई सालों के लिए, कुछ केसेस में वो कह देते हैं कि जी 500 ईयर्स के लिए लॉक्ड है, उसका मतलब है ठीक है, मतलब लॉक्ड है पक्की। लेकिन अगर वो कह देते हैं कि जी 1 मंथ के लिए लॉक्ड है, तो 1 मंथ के बाद जो है वो आके अगर निकाल दें यहाँ से, रग पुल कर जाएँ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इस केस में। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे करूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, बर्न योर लिक्विडिटी, विथड्रॉ, यहाँ से मैं विथड्रॉ कर लेता हूँ, तो वो ख़त्म, ठीक है? वो पूल ही गायब हो गया। अब जिन्होंने जेम खरीदा था, वो जेम उनके पास है, लेकिन वो उस जेम को स्वैप करके कुछ और ले ही नहीं सकते क्योंकि लिक्विडिटी पूल ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। तो अब वो जेम लेके बैठे हैं, ठीक है? तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम दोबारा से नया लिक्विडिटी पूल क्रिएट करते हैं, और इस दफ़ा जो है हम उसमें कम अमाउंट रख लेते हैं, 10,000 बेस और 10,000 जेम रख लेते हैं, और हम जो है वो पूल फ़ी भी लगा देते हैं थोड़ी-सी। तो इस केस में अब देखें, क्योंकि लिक्विडिटी कम है, पहले 100,000 थी, तो वो जो प्राइस इम्पैक्ट था, तो वो काफ़ी कम था। प्राइस इम्पैक्ट का मतलब ये है, क्योंकि मतलब आपका वो सेम शेयर है, आपके 50% जो हैं बेस हैं, 50% आपने जेम से स्टार्ट किया। लेकिन अब जैसे-जैसे आप उसमें जेम खरीदते जाएँगे, तो वो बेस जो हैं वो आपके बढ़ते जा रहे हैं, जेम कम होते जा रहे हैं उस पूल के अंदर। तो उसका एक प्राइस इम्पैक्ट होगा। मतलब जो नया बंदा आएगा खरीदने के लिए, तो वो जो है वो ओवरऑल प्राइस को चेंज करेगा। जैसे कि हमने देखा कि जेम की प्राइस बढ़ती जा रही थी, जेम 3x कर गया था हमारी उस एग्ज़ाम्पल के अंदर। अब अगर हम कहते हैं कि सेम वही जो है हम बेस 1000 बेस का खरीदते हैं जेम, तो अब क्योंकि लिक्विडिटी ओवरऑल ही कम है, 10,000 है इस केस में, मतलब जो हमने स्टार्ट किया था। तो अब वही 1000 जो हमने अपना पहला ट्रेड किया था, तो उसकी पिछली दफ़ा जो है वो 990 हमें जेम मिले थे। इस केस में हमें 908 मिल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो है लिक्विडिटी कम है। तो ये जो 1000 भी है, ये 10% जो है ओवरऑल, मतलब जो उसके अंदर बेस हैं उसका वो अमाउंट है। तो वो ओवरऑल आप देखें 10 ऑलमोस्ट 9% जो है इम्पैक्ट हो गया है उसके ऊपर। और इसके अंदर क्योंकि पूल भी फ़ीस ले रहा है 0.05%, तो 0.5 बेस जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को भी चला जाएगा। तो बेसिकली ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि लिक्विडिटी जो है उसका मतलब इम्पैक्ट क्या है और प्राइस चेंज किस तरह होती है। टोकन की प्राइस, क्योंकि टोकन जो है वो सिर्फ़ इसी लिक्विडिटी पूल में अवेलेबल है, और डिपेंडिंग ऑन कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है, जितनी ज़्यादा होगी, अगर फ़र्ज़ करें आपके 1 मिलियन है, या मतलब 1 मिलियन से भी ज़्यादा, 10 मिलियन है या इस तरह, तो अगर उसके अंदर फिर आप आके 1000 बेस का ट्रेड करेंगे, तो उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर क्योंकि अभी 10,000 था, और आपने 1000 का आके ट्रेड किया, जो कि ऑलमोस्ट 10% बनता है उसका, तो वो आपने देखा कि 9% प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ गया। अब आप दोबारा अगर 1000 बेस लेते हैं, तो आप देखें 24% जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका प्राइस पे।
बेस की प्राइस जो है वो 0.75 रह जाएगी $1 की बजाय, और जो जेम है उसकी प्राइस 1.32 बेस हो जाएगी। तो लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट वो सेम ही रहेगा इस केस में। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है उसका लिक्विडिटी पूल का। और इसमें अगर हम देखें क्या कहते हैं, अगर हम पैनकेक स्वैप पे चले जाते हैं फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पर फिर हम मतलब इस एग्ज़ाम्पल को लाइव भी देख लेते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि जी हम बीएनबी से जो है वो बनी के अंदर स्वैप कर रहे हैं, तो अगर मैं 1 बीएनबी लेता हूँ, तो उसका जो है मुझे 397 बनी मिलेंगे, और यहाँ पर वो बता रहा है कि मिनिमम रिसीव्ड जो है वो 395.4 मिलेंगे। तो 2 बनी जो है वो उसका ऊपर-नीचे थोड़ा-सा आ सकता है डिफ़रेंस। वो डिफ़रेंस क्यों आएगा? क्योंकि बेसिकली जो है जब आप अपना स्वैप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं तो उसके दौरान जो है प्राइस चेंज हो सकती है, क्योंकि और लोग भी तो स्वैप कर रहे हैं ना आपके साथ। लेकिन इस केस में फिर ये है कि आपको मिनिमम ये मिलेंगे, और ये मिनिमम किस वजह से सेट हुआ है कि यहाँ पर जब आप करते हैं स्लिपेज टॉलरेंस। स्लिपेज बेसिकली ये है कि प्राइस के अंदर आपने अपना जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते वक़्त प्राइस के अंदर जो है वो कितना फ़र्क आ गया, उतना फ़र्क आप कहते हैं कि ठीक है मुझे बर्दाश्त है। मतलब मैं उतनी जो है वो मुझे कम भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, मैंने ये टोकन लेना है हर हाल में। नॉर्मली आप देखें स्लिपेज टॉलरेंस जो है वो 0.1% है, 0.5% है, 1% है। लेकिन अगर आप कुछ स्कैम टोकन्स देखें जिस तरह सेफ मून है या इस तरह, वो कहते हैं कि जी 12% स्लिपेज लगाओ। ठीक है, 12% स्लिपेज लगाओगे, इसका मतलब ये है कि 12% भी अगर प्राइस मूव कर जाती है, तो आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। या आपको इस तरह भी आप देख सकते हैं कि आपको 12% कम टोकन मिलेंगे, जितने के आपको मिलने चाहिए थे। अब यहाँ पे देखें, वैसे 397 टोकन्स आपको मिलने थे 1 बीएनबी के, लेकिन इस केस में जो है आपको मिनिमम रिसीव्ड जो है वो 354.8 है। तो ये आपके पास वो ऑलमोस्ट 12% का जो है वो डिफरेंस आ गया। तो वो यहीं पर जो है वो आप आपसे जो है बीच में आपके पैसे खा जाते हैं। ठीक है? और दूसरा अगर आप यहाँ पर आके देखें तो वो बेसिकली आपको यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि योर ट्रांज़ैक्शन में बी फ्रंट रन। अब फ्रंट रन का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह गैस प्राइस सेट होती है, उसी तरह यहाँ पर स्लिपेज का भी सॉर्ट ऑफ उसी तरह इम्पैक्ट है कि अगर आपने इतनी ज़्यादा हाई स्लिपेज रखी है, तो उसका मतलब ये है कि आप इस टोकन को मतलब हर हाल में ख़रीदना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जी इतनी मुझे 12% की फक्की पड़ भी जाए तो ख़ैर है, मैंने ये टोकन लेना ही लेना है। तो उस केस में होगा ये कि मतलब अगर कोई दूसरा नॉर्मली जब भी आपका स्वैप एग्ज़ीक्यूट होता है तो वो ब्लॉक में जाने से पहले मेमोरी पूल में जाता है, और उसके बाद जो है वो माइनर्स उसको पिक करते हैं अपने ब्लॉक में डालने के लिए। तो उस पॉइंट के ऊपर जो है लोगों ने बॉट्स लगाए होते हैं और सारा कुछ, तो वो देख रहे होते हैं कि किसी ने अगर हाई स्लिपेज यूज़ की है या किसी ने अगर काफ़ी ज़्यादा हाई गैस फी यूज़ की है, तो वो फिर उसको देखते हैं जल्दी से, मतलब बॉट्स ही देखते हैं, क्योंकि वो तो सेकंड्स के अंदर काम हो रहा होता है। तो वो देखते हैं कि मतलब ये आर्बिट्राज अपॉर्च्युनिटी तो नहीं थी, या कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं है कि मतलब ये क्यों इसको ना इस प्राइस पॉइंट पे भी खरीदना चाह रहा है, या इतनी हाई गैस दे के खरीदना चाह रहा है। तो वो उस केस में करते ये हैं कि वो आपसे भी ज़्यादा गैस फ़ी दे के सेम ट्रांज़ैक्शन जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। और माइनर जो है वो हमेशा, या जो भी आप कह लें स्टेकर या माइनर जो भी नया ब्लॉक जनरेट कर रहा है, वो हमेशा उस ट्रांज़ैक्शन को पिक करेगा जिसके अंदर ज़्यादा फ़ीस है, क्योंकि उसको तो उसी में फ़ायदा है ना। तो इस केस में बेसिकली वो सेम ट्रांज़ैक्शन अगर वो भेज देते हैं, तो उनकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी, फिर आपकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो रह जाएगी। तो फ्रंट रनिंग बेसिकली ये है कि वो सेम ट्रांज़ैक्शन जो है आपकी कॉपी करके आपसे आगे निकल जाएँगे। तो यहाँ पर ये स्लिपेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये डिसेबल मल्टी हॉप्स भी एक आ रहा है। मल्टी हॉप्स का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर आकर देखें, तो यहाँ पर बीएनबी जो है उससे बनी का डायरेक्ट जो है वो मतलब लिक्विडिटी पूल एग्जिस्ट करता है। अगर आप 1 बीएनबी देंगे तो वो आपको 397 बनी मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई और टोकन चूज़ करते हैं, अगर हम अल्पाका चूज़ कर लेते हैं फ़र्ज़ करें, तो अब यहाँ पर अल्पाका का भी सेम है। देखना पड़ेगा कि किस टोकन का जो है वो डिफरेंट है। हीरो सेलेक्ट कर लेते हैं। हीरो का भी सेम है। लेकिन नॉर्मली होता ही है कि मतलब अगर आपकी डायरेक्ट जो है लिक्विडिटी एग्जिस्ट नहीं करती किसी टोकन के साथ, जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें बीएनबी और
उसका जो है पेयर एग्जिस्ट नहीं करता ईपीएस का, फ़र्ज़ करें, तो उस केस में होगा कि क्या कि वो अगर फ़र्ज़ करें ईपीएस जो है उसका बीयूएसडी के साथ जो है वो लिक्विडिटी पूल एग्जिस्ट करता है, और पीएनबी का जो है बीएनबी का भी बीयूएसडी के साथ लिक्विडिटी पूल एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में होगा क्या कि वो आपके बीएनबी को स्वैप करेंगे बीयूएसडी के साथ, और फिर उस बीयूएसडी को स्वैप करेंगे ईपीएस के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर फ़ी जो है वो यहाँ पर आ रही है कि जी इतनी लिक्विडिटी जो है प्रोवाइडर वो अपनी फ़ी लेगा। और उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है प्राइस इम्पैक्ट का। वही जो हमने बात की थी, अभी हम 1 बीएनबी स्वैप कर रहे हैं, अगर हम 10 बीएनबी स्वैप करेंगे तो आप देखते हैं कि प्राइस जो है वो उस पे 0.73% इम्पैक्ट आएगा। अगर आप 100 बीएनबी स्वैप करते हैं तो 6.88% इम्पैक्ट आएगा, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो ईपीएस पीएनबी पूल है इसकी लिक्विडिटी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। मतलब 100 बीएनबी जो है उसके ऊपर भी आपके पास इसके ऊपर प्राइस इम्पैक्ट आ रहा है। इन कंपैरिज़न अगर फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं कि आप केक टोकन पे चले जाते हैं, तो उस केस में जो है क्योंकि केक और बीएनबी की लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपके पास जो है वो प्राइस इम्पैक्ट 100 बीएनबी का भी बहुत थोड़ा है। उसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसके ऊपर लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होती है, वो इसका आ जाता है कि जी गैस स्पीड जो है या गैस जो है उसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि आपको जी 6 गुए जो है वो आपको गैस देनी पड़ेगी। फ़ास्ट ट्रांसफ़र के लिए, स्टैंडर्ड के लिए आपको 5 देनी पड़ेगी, इंस्टेंट के लिए आपको 7 देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर गैस का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो गैस बेसिकली गुए जो है वो यूनिट है, जो कि अगर आप ईथर को ये इतने ज़ीरोज़ के साथ, मतलब एक बहुत स्मॉल डिनोमिनेशन ले लें ईथर की, 8 ज़ीरोज़ पीछे पीछे चले जाएँ, तो वो आपके पास जो है वो 1 गुए आ जाता है। अब उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें, जो भी ट्रांज़ैक्शन अगर आप करते हैं, तो वो हर ट्रांज़ैक्शन का जो कह लें, क्योंकि आप जो आपकी स्मार्ट चेन है, जिस तरह इथीरियम है या बाइनेंस स्मार्ट चेन है, तो वो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर है। आप उसके ऊपर एक सर्टेन, जिस तरह अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहे हैं, आप उसकी रिसोर्सेज़ यूज़ करेंगे। तो उस केस में जो है उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस यूनिट्स चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, या जिस तरह आपने इवन मतलब किसी को ट्रांसफ़र किया या कुछ भी किया, तो वो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आपको चाहिए। वो आप बेसिकली आप उस कंप्यूटेशन के लिए मतलब पेमेंट दे रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपकी जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया यहाँ पे स्वैप किया, फ़र्ज़ करें उसके लिए आपको 21,000 जो है वो गैस यूनिट्स चाहिए। और अभी जो करंट प्राइस चल रही है, फ़र्ज़ करें वो 3 गुए है, या इस केस में हमने देखा कि 6 गुए जो थी वो स्टैंडर्ड प्राइस थी। तो आपको जो ओवरऑल गैस देनी पड़ेगी वो 21,000 गैस, इस केस में जो आपको अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करने के लिए चाहिए। और दूसरा मतलब 3 गुए जो उस वक़्त प्राइस चल रही है, तो टोटल 63,000 गुए, जो कि इतने ईथ बनते हैं। अब इस केस में अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हैं, तो वो इतने बीएनबी आपको देने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली का गैस फ़ी पे करने का मकसद क्या है, क्योंकि बेसिकली आप एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आप उनका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में मतलब कोई भी एग्जीक्यूशन करने के लिए मतलब कोई भी चीज़ फ्री तो नहीं होती है। अगर फ्री हो तो फिर मतलब वो स्वाम्प हो जाए नेटवर्क, लोग उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है वो ट्रांजैक्शंस भेजते रहें, तो उस केस में जो है वो आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ती है। और दूसरा उसका रीज़न एक ये भी है कि मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस में देखें, तो आपके पास कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, मतलब जिस तरह अगर आप एक वाइल लूप भी लिखें, अगर आप उसमें उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं लगाते, तो वो एक इन्फिनिट लूप बन जाता है, वो सारी उम्र चलता रहेगा। तो गैस का एक मकसद ये भी है कि जितनी गैस आपने पे की है उतनी गैस के अमाउंट की वो एग्जीक्यूशन करेगा। अगर उस एग्जीक्यूशन के बाद भी जो है वो आपका मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रोग्राम, या आपकी ट्रांजैक्शन या जो भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहे थे, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो उसको वहाँ पर टर्मिनेट कर देगा। तो वो बेसिकली एक हॉल्टिंग प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर आपका इन्फिनिट मतलब लूप अगर चल रहा है, या कोई प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो रही, तो उसको किस तरह आपने रोकना है। तो गैस एक उसका भी एक ज़रिया बन जाता है कि आपने जितनी गैस दी होगी उतना वो काम करेगा, उसके बाद वो उसको ख़त्म कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली मतलब लिक्विडिटी की बेस के ऊपर जो है टोकन की प्राइस कैसे अफेक्ट होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, और बेसिकली जब आप स्वैप करते हैं तो ये डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जिनको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उसका मतलब क्या है और उसका जो है वो इम्पैक्ट क्या है। जिस तरह अगर आप मल्टी हॉप्स करेंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप मतलब बीयूएसडी पे जाएँ, फिर बीयूएसडी से उधर जाएँ, तो उस केस में आपको हो सकता है कि आपको
2 पूल्स की फ़ी देनी पड़े, तो आपको उस केस में थोड़ी-सी फ़ी और भी बढ़ जाए आपकी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, फिर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मतलब टोकन्स को किस तरह चूज़ किया जाए, किस तरह देखा जाए कि ये टोकन जो है इसमें पैसे डालने चाहिए कि नहीं। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लेकर आगे भी चलेंगे कि लिक्विडिटी का क्या मतलब फ़र्क क्या पड़ता है, मार्केट क्या है, वो लिक्विडिटी में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब आप डिसेंट्रलाइज़ फाइनेंस की बात करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, और एज़ यू नो सब्सक्राइब, बेल, एवरीथिंग। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।